Assalamualaikum, students of ninth class. This is Mukhtar sir with the topic the Ladakh region, and this is part number 2 of the lesson the geography of Jammu and Kashmir and Ladakh. लद्दाख रीजन का नाम सुनते ही भाई साहब हमारे दिमाग में सर्दियाँ, पहाड़, ऐसी सारी चीज़ें आ जाती हैं और ये हकीकत भी है. When you look at the physiography of this very region of इंडिया, द लद्दाख जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, रिसेंटली इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है. ये एक प्लेटू रीजन है, माउंटेन्स इसमें पाए जाते हैं. एंड दिस डिमार्केट इज द नॉर्दर्न मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया. हिंदुस्तान का जो बिल्कुल नॉर्थ में रीजन पड़ता है वो लद्दाख रीजन ही है. कोल्ड डेजर्ट इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सर पानी की कमी है. डेजर्ट दो होते हैं ना, दो टाइप के डेजर्ट्स रहते हैं, कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट. इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ रहती हैं, सिर्फ टेम्परेचर ऊपर नीचे है. अब यहाँ पर वेजिटेशन कम मिलती हैं सर, पानी की कमी देखने को मिलती है, पॉपुलेशन कम है, ये सारी चीज़ें, और सॉइल की जगह पे यहाँ पर जो हमें ग्रेवल्स मिलते हैं, सॉइल ज़्यादा नहीं मिलती है. और इस एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से इस पूरे रीजन को हम कोल्ड डेजर्ट का नाम देते हैं. यहाँ पर हमें जो रॉक्स हैं वो मैकेनिकली वेदर्ड है. वेदरिंग है ना, आपको पता होगा वेदरिंग जो है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग है. जो फिजिकल वेदरिंग है, जो टेम्परेचर की वजह से वेदरिंग हो जाते हैं, रॉक्स डिसइंटीग्रेट एंड डिकम्पोज हो जाती है ना सर, इसको हम फिजिकल वेदरिंग कहते हैं और इसको हम मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं. और दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द रॉक्स विच द रॉक मटेरियल विच इज ओवर देयर इन द लद्दाख रीजन इज मैकेनिकली वेदर्ड. ये मैकेनिकली वेदर्ड रॉक मटेरियल वहाँ पर पाया जाता है. और दूसरी बात, पानी की कमी की वजह से भाई साहब यहाँ पर जो है वेजिटेशन भी हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि सॉइल भी अच्छी यहाँ पर नहीं मिलती हमें, जिस वजह से दिस रीजन इज डिप्राइव्ड ऑफ वेजिटेशन. हाँ, तो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया का जो रिवर इंदस है वो भी इस रीजन से फ्लो होता है. लद्दाख रीजन में दुनिया का बहुत ही मशहूर रिवर जो है इंदस रिवर, वो इससे फ्लो हो इसमें से चलता है, थ्रू फ्लो होता है. और स्कैंटी ऑफ रेनफॉल, कम बारिश की वजह से ये इलाका एग्रीकल्चर, यस इट इज़ नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज सो फार एज द क्लाइमेटिक कंडीशन, सो फार as the scanty of rainfall is concerned, the region is not favorable as far as agriculture activities are concerned. बहुत कम एग्रीकल्चर एक्टिविटी यहाँ पर होती हैं. साल के कुछ हिस्से में यहाँ पर थोड़ी सी एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है, बाकी तो यार बाकी कुछ नहीं होता है सर. इसके अलावा यहाँ पर जो हम रिवर देखते हैं, छोटे बड़े रिवर्स जो रहती हैं यहाँ पर, उन रिवर ट्रैक्स के दाएं बाएं हमें वेजिटेशन देखने को मिलती हैं. और उन्हीं ट्रैक्स के दाएं बाएं हमें कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो होती हैं. बाकी रीजन जो है वहाँ पर हमें ना तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ मिलती हैं और ना ही वहाँ पर हमें कोई वेजिटेशन देखने को मिलती हैं. और यहाँ पर हमें ज़्यादातर ग्राम जो है बार्ली और वीट थोड़ा सा कहीं कहीं पे, और वेजिटेबल्स भी कहीं पे उगाए जाते हैं. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रूट जो वहाँ पर उगाया जाता है इस रीजन में, इस क्लाइमेटिक कंडीशन में, वो है एप्रिकॉट. क्योंकि पूरी दुनिया में जो लद्दाख का ये जो एप्रिकॉट्स हैं वो पूरे माने जाते हैं. और इसके अलावा दिस रीजन जो हमें लद्दाख रीजन देखने को मिलता है, दुनिया का मशहूर ग्लेशियर जिसको हम सियाचिन ग्लेशियर के नाम से जानते हैं, हुज लेंथ इज अराउंड 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर जिसकी लेंथ है, वो भी हमें इसी लद्दाख में मिलता है. यहाँ पर एक रेंज है, माउंटेन रेंज, जिसको हम काराकोरम रेंज है, वहाँ पर ये देखने को मिलता है. जो पूरा ये प्लेटू रीजन है लद्दाख का, माउंटेन्स का, इसको हमने थोड़े से हिस्सों में बांट दिया है. वो हैव कंप्राइज्ड दीज रीजन इनटू फॉलोइंग रेंजेस. हमने इनको अलग अलग हिस्सों में बांट दिए हैं, रेंजेस को बांट दिए हैं. एक रेंज इसमें आती है ज़नस्कार रेंज, लद्दाख रेंज, उसके बाद आती हैं काराकोरम रेंज, अक्साई चिन रेंज और गिलगित एंड बाल्टिस्तान रेंज. ये 5 हमारे पास रेंजेस हैं जो हमें लद्दाख में देखने को मिलती हैं. हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे ज़नस्कार रेंज की. ज़नस्कार रेंज जो बेसिकली है, ये साउदर्न फ्रैंक्स ऑफ सिंध वैली जो है वहाँ पर देखने को मिलती हैं. अगर हम देखें इन ज़नस्कार, लद्दाख रेंज या काराकोरम रेंज या अक्साई चिन रेंज, ये ट्रांस हिमालयन रीजनस कहलाए जाते हैं. ट्रांस हिमालयन रीजनस वो रीजनस होते हैं जो हिमालयाज के उस साइड में, नॉर्थ में मिलते हैं हमें. अगर आप मैप पे देखोगे, ये सारी रेंजेस ग्रेटर हिमालयस के उस साइड में पीछे मिलते हैं हमें. इसके अलावा अगर हम इस पूरे ज़नस्कार रेंज को देखें, इसको ज़नस्कार रेंज इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरा इलाका जो है एक बहुत ही खूबसूरत रिवर, ज़नस्कार रिवर, इसके बीच में से चलता है. दैट इज वाई दिस रीजन गॉट इट्स नेम एज ज़नस्कार रेंज. द्रास जो वर्ल्ड सेकंड मोस्ट कोल्डेस्ट रीजन है, वो भी हमें इसी रीजन में देखने को मिलता है. ग्रेटर हिमालयस को क्रॉस करके ही हमें ये ज़नस्कार रेंज मिलती हैं. और अगर आप आगे जाओगे, पूरा वेस्ट में चले जाओगे, तो ये ज़नस्कार रेंज और ग्रेटर हिमालय जिसको हम हिमाद्री भी कहते हैं, ये उसके साथ आगे जाके थोड़ा सा मिलने भी लगती है. नंगा पर्वत जो इलाका रहता है, पहाड़ जो है, वहाँ पर ये ज़नस्कार और
ग्रेटर हिमालय जो हैं वो आपस में वहाँ पर मिलने लगते हैं। उसके बाद दूसरी रेंज यानी कि ग्रेटर हिमालयाज़ के बाद आती है ज़नस्कार रेंज और ज़नस्कार के बाद आती है लद्दाख रेंज। ये इंदस और सयोक रिवर, ये दो रिवर्स हैं, उनके बीच में पड़ने वाला ये जो रेंज है, प्लेटो रेंज है, माउंटेन्स रेंज है, इसको हम लद्दाख रेंज का नाम देते हैं। ठीक है सर। इसके अलावा यहाँ पर इसमें बहुत सारी हमें फीचर्स मिल जाते हैं, क्योंकि वन वी लुक एट द रिवर्स एट द माउंटेन स्टेज, क्योंकि रिवर्स के अलग अलग स्टेजेस रहते हैं, माउंटेन स्टेज, वैली स्टेज और माउथ स्टेज। माउंटेन स्टेज जब पहाड़ों पे ये दरिया चलता है, ये अपने स्लोप की वजह से, क्योंकि माउंटेन्स पे स्लोप ज़्यादा रहता है, वहाँ पर फ्लो बहुत तेज़ रहता है इन दरियाओं का, उनकी वजह से वहाँ पर कुछ फीचर्स बन जाते हैं जिनको हम इरोजनल फीचर ऑफ रिवर्स कहते हैं। तो इन इरोजनल फीचर्स ऑफ रिवर्स में गॉर्जेस, वी शेप्ड वैलीज, कैनन्स बन जाते हैं और कट्स बन जाते हैं डाउन कटिंग की वजह से। तो इस रीजन में लद्दाख रेंज में जो इंदस रिवर और सयोक के बीच में पड़ता है, इन दरियाओं की वजह से भी यहाँ पर जो बहुत सारी कुछ ऐसे फीचर्स देखने को मिलती हैं। ठीक है सर। इसके बाद जो तीसरा रेंज आते हैं दैट इज कोराकोरम रेंज। ये रिवर हंजा से लेके जो कि नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, उससे लेके रिवर सयो तक पड़ता है। द रीजन लाइज बिटवीन रिवर हंजा इन द नॉर्थ वेस्ट टू द रिवर सयो इन द ईस्ट। इस बीच में जो रीजन पड़ता है इसको हम कोराकोरम रेंज कहते हैं। इसको दूसरा नाम भी कहा जाता है इस कोराकोरम रेंज को, इसको शाइनिंग क्रस्ट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मानी जाते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा रीजन जो है स्नो से भरा पड़ा हुआ है और इसमें हमें बहुत सारे ऐसे ग्लेशियर्स भी देखने को मिलते हैं जिनकी एक खास पहचान दुनिया में बनी हुई है। बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स हैं, ऊंचे ग्लेशियर्स हैं, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि स्लोली नीचे आते रहते हैं। ग्लेशियर्स की वजह से बनने वाले क्रिवेसेस हैं या मोरेन्स वगैरह, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ऑल दोज फीचर्स विच इज क्रिएटेड बाय द ग्लेशियर्स कैन बी सीन ओवर द कोराकोरम रेंज, क्योंकि यहाँ पर हमें अच्छी खासी तादाद में ये ग्लेशियर्स शाबाश देखने को मिलते हैं। द नेक्स्ट वन इज द अक्साई चिन रीजन। अक्साई चिन रीजन जो है ये बिल्कुल इसके आगे कोराकोरम रेंज से आगे पड़ता है, लेकिन अगर आप मैप की तरफ देखोगे तो मैप में ये बिल्कुल आपको ईस्ट में नज़र आएगा, थोड़ा सा राइट में आपको जाना पड़ेगा। अक्साई चिन रीजन जो है ये सिचुएटेड है कहाँ पर, नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ लद्दाख, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है लद्दाख का, वहाँ पर हमें मिलता है। ये ईस्ट ऑफ रिवर सयोक जो है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, और इस इलाके को हम लिंतेजिंग तैंग प्लेन भी कहा जाता है। लिंतेजिंग तैंग प्लेन भी इसको कहा जाता है, और रिवर सयोक इसके ईस्ट में पड़ता है। ठीक है सर। तो नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है लद्दाख का, वहाँ पर हमें अक्साई चिन रीजन देखने को मिलता है। इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय द चाइना। तो ये चाइना, बहुत सारा इसका हिस्सा जो है चाइना ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ गिलगित बाल्टिस्तान। हाँ, ज्योग्राफीली अगर हम गिलगित बाल्टिस्तान देखें, ये ट्रांस हिमालयन रीजन पड़ता है। मैंने पहले आपसे कहा था कि द रीजन विच लाइज इन द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज आर कॉल्ड ट्रांस हिमालयन रीजन। ज्योग्राफिकली ये पूरा गिलगित बाल्टिस्तान जो है ट्रांस हिमालयन रीजन में पड़ता है। ठीक है सर। और पूरा का पूरा रीजन जो है माउंटेनस रीजन में पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मेजर पीक्स भी हैं वहाँ हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है सर। और इसके नॉर्थ वेस्टर्न कॉरिडोर में हमें जो है कश्मीर रीजन देखने को मिलता है। ये नॉर्थ वेस्टर्न कॉरिडोर जो है हम कश्मीर वैली का, वहाँ पर हमें गिलगित बाल्टिस्तान देखने को मिलता है। इसके आगे हम चले जाते हैं तो हमें यहाँ पर इस रीजन में जो है हाईएस्ट माउंटेन रेंज जैसे कोराकोरम रेंज या वेस्टर्न हिमालयाज, अगर हम कहें पामेर माउंटेन्स, जिसको हम पामेर नॉट आगे जाके कहते हैं, मैं अभी बताऊंगा इसको पामेर नॉट क्यों कहते हैं, हिंदू कुश माउंटेन्स भी हमें इस रीजन में देखने को मिलते हैं। और दुनिया का सबसे ऊंचा सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक जिसको हम K2 या माउंट गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, जिसकी एलिवेशन एटलीस्ट 8610 मीटर्स अबव फ्रॉम द सी लेवल है, वो भाई साहब भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मैं फिर से बताता हूँ, पहले अगर हम हिमालयाज़ को देखें, हिमालयाज़ को अगर हम देखें तो पहले हमें शिवालिक्स मिलते हैं, उसके बाद मिडल हिमालयाज़ देखने को मिलते हैं, उसके बाद हमारे ग्रेटर हिमालयाज़ आते हैं जिसको हिमाद्री भी कहते हैं, उसके बाद ज़नस्कार रेंज, उसके बाद लद्दाख रेंज, और उसके बाद हमारा काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज से आगे हमें जो है क्या नाम इसका, ये अक्साई चिन हमारे राइट साइड में मिलता है, ईस्ट में मिलता है, और उसके बाद हमें जो है यहाँ पर जो है गिलगित बाल्टिस्तान इसके वेस्ट साइड में देखने को मिलता है। और मैंने कहा कि पूरा रीजन जो है बड़े बड़े माउंटेन पीक से भरा पड़ा हुआ है, और 8610 मीटर वाला माउंटेन जिसको हम K2 या माउंट गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, क्योंकि इसी बंदे ने इसको डिस्कवर किया था पहले बार। तो इस
माउंटेन को भी हमें इसमें देखने हैं, और दुनिया के बड़े मशहूर ग्लेशियर्स जैसे बाइफो, बलतुरु, बतूरा, और वो भी हमें इसमें मिलते हैं। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स जैसे इंदस, गिलगित, हंजा और सयोग रिवर्स जो इसके ट्रिब्यूटरीज रहते हैं वो भी हमें इस रीजन में देखने को मिलते हैं। फ्रॉम एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू दिस लद्दाख रीजन इज हैविंग न्यूमरस इंपॉर्टेंसेज एज फार एज द रिवर्स आर कंसर्न, एज फार एज द दिस नेचुरल ब्यूटी इज कंसर्न। हम नहीं कह सकते हैं कि हमारा जो लद्दाख रीजन है ये किसी भी सूरत में पीछे है। हाँ, अलग चीज़ है कि पानी की कमी की वजह से वेजिटेशन कवर यहाँ पर ज़्यादा नहीं मिलता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन भी यहाँ पर देखने को कम मिलती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने इस पूरे रीजन को कुछ ऐसी चीज़ों से नवाजा है जिसके बारे में हम कहना चाहेंगे। अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशन आप देखें पूरे इस जम्मू कश्मीर और लद्दाख की देखें, तो हमने पहले आपसे कहा था कि ऑल द 3 रीजन्स आर हैविंग डिफरेंट ट्रोपोग्राफी, अलग अलग एलिवेशंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि लद्दाख, कश्मीर और जम्मू रीजन जो है बिल्कुल डिफरेंट एलिवेशन पे पड़ता है। एंड देयर आर सम फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग और क्रिएटिंग द क्लाइमेट ऑफ द जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। और जो फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, देयर आर सम स्पेसिफिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। वन इज ऑल्टीट्यूड, क्योंकि जितना एलिवेशन ज़्यादा होगी किस रीजन की, उसका क्लाइमेट वैसा ही डिसाइड हो जाएगा। लैटिट्यूड, जितना आप इक्वेटर से दूर चले जाएंगे, इक्वेटर के नज़दीक पड़ने वाला इलाका और इक्वेटर से दूर पड़ने वाला इलाका, दोनों में टेम्परेचर वेरिएशन होता है। और कश्मीर J&K जो है वो इससे दूर पड़ता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र के साथ लगने वाले इलाके जो होते हैं या कोस्टल एरियाज में जो इलाके पड़ते हैं वहाँ पर इक्वेबल क्लाइमेट देखने को मिलता है, ना सर्दी ज़्यादा ना गर्मी ज़्यादा, इक्वेबल क्लाइमेट देखने को मिलता है। बट द रीजन विच आर फार अवे फ्रॉम द कोस्टल एरिया, वहाँ पर हमें जो है बहुत ज़्यादा या तो गर्मी देखने को मिलती है या बहुत ज़्यादा सर्दी देखने को मिलती है, और कश्मीर के मामले में भी ऐसा भी है। और इसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रिवेलिंग विंड्स। हमको पता है कि खास टाइम पे हिंदू कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, मेडिटेरियन सी से बहुत हवाएं आती हैं, जिसकी वजह से पूरा J&K का जो इलाका है उसकी वजह से अफेक्ट हो जाता है। एंड I must say over here, the snowfall, the rainfall which we receive in most parts of the Jammu Kashmir and Ladakh, it is because of the western disturbances, and these western disturbances are basically the prevailing जो विंड्स होते हैं। और फिजियोग्राफिक डिवीजन कंडीशन जो हमें पता है कि हमें यहाँ पर कहीं भी पानी मिलता है, कुछ रिवर्स मिलते हैं, इवेपोरेशन होते हैं, पहाड़ मिलते हैं, जिसकी वजह से लोकली जो इवेपोरेशन होती है वो भी इन पहाड़ों से टकरा के बहुत अच्छी खासी रेन हमें देने को मिलती है। तो अगर हम क्लाइमेट को देखें तो जम्मू रीजन में हमें ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलती हैं, और कश्मीर में टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलती हैं, और लद्दाख में आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन हमें देखने को मिलते हैं। जम्मू रीजन की अगर हम बात करें, मैंने पहले ही कहा कि इसका बहुत सारा इलाका जो है जम्मू रीजन का वो आगे जाके नॉर्दर्न प्लेन से मर्ज उसमें हो जाता है, तो इस वजह से वहाँ पर हमें जो है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलती है। लेकिन वो इलाका जम्मू का जहाँ पर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं देखने को मिलते हैं, इसमें हमारा भद्रवा आता है, कश्तवाड़ आता है, बन्नी आता है, बसूली आता है, गुलाबगढ़ आता है, पुंछ और कुछ हिस्से राजौरी और बानीहाल के भी आते हैं। ये वाले इलाके जिनके मैंने नाम अभी आपसे लिए, जो मैंने लिए, ये इलाके, ऑल दीज एरियाज आर एक्सपीरियंसिंग द सेम टाइप ऑफ क्लाइमेट विच वी आर एक्सपीरियंसिंग इन द कश्मीर वैली। इसके बगैर जो जम्मू है, इन इलाकों, क्योंकि ये सारे जम्मू में ही पड़ते हैं, लेकिन इन इलाकों को छोड़ के जो जम्मू पड़ता है, दोज रीजन्स आर एक्सपीरियंसिंग सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। वहाँ पर मानसून का भी चक्कर आता है, ठीक है सर, मानसून रेन्स भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल हीट, वहाँ पर लू जो आप देख सकते हैं वो भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर अच्छी खासी रेन्स भी होती हैं, और कूल विंटर्स भी हमें इन इलाकों में देखने को मिलते हैं। ये जो ऊपर वाले इलाके मैंने नाम लिए, इनको छोड़ के जो जम्मू पड़ता है वहाँ पर। अब इसके बाद जो है टेम्परेट कश्मीर अगर हम देखें, यहाँ पर एक्सपीरियंस जो कश्मीर वैली है ये टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सपीरियंस करती हैं, ठीक है सर। और इसके कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स रहते हैं टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन में, जैसे यहाँ पर माइल्ड समर्स होते हैं, उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं देखने को मिलते हैं, और जो सर्दियाँ होती हैं, विंटर्स होते हैं, बाप रे बाप, उसकी तो बात ही नहीं, चलाई कलान का नाम सुनती हमारी जो है आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है। सो टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन जिन इलाकों में रहती हैं वहाँ पर माइल्ड समर्स रहते हैं, और सीवियर जो है विंटर्स देखने को मिलते हैं। स्नो भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की जाती हैं, और अच्छी खासी रेन भी जो कश्मीर वैली में देखने को मिलती हैं। व्हेन वी लुक एट द मगी रेनी सीजन एंड ऑप्रेसिव वेदर जो है वो जुलाई एंड अगस्त में देखने को मिलता है, और इसके अलावा हमें स्प्रिंग सीजन जो यहाँ पर है वो भी देखने को मिलता है, वो बहुत ही प्लेजेंट
रहता है। और अगर आपसे कहा जाएगा नेम द मंथ्स व्हेन देयर इज़ हाई टेम्परेचर इन द कश्मीर वैली, इट इज़ जुलाई एंड अगस्त। जुलाई जो आजकल चल रहा है ना, जुलाई अगस्त आजकल चल रहा है, तो इन दिनों में सबसे ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो है विंटर सीजन में कश्मीर में बहुत अच्छी मॉडरेट टाइप की रेनफॉल भी देखने को मिलती हैं, और समर्स नॉर्मली ड्राई रहते हैं, ठीक है। और कश्मीर वैली में कोई भी किसी भी सूरत में मानसून का कोई भी असर नहीं होता है। आप याद रखेंगे, हम कहते हैं कि इंडिया इज हैविंग मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट, बट देयर आर सम रीजन्स हु डू नॉट रिसीव ए सिंगल ड्रॉप ऑफ रेन बिकॉज ऑफ द मानसून। और कश्मीर डिवीजन उसमें पड़ता है, जम्मू का थोड़ा सा हिस्सा उसमें मानसून पड़ती हैं, मानसून रेन्स पड़ती हैं, ठीक है सर, जो प्लेन्स रहते हैं जम्मू के। लेकिन बाकी जो कश्मीर वैली है इसमें कोई मानसून की वजह से कोई बारिश नहीं पड़ती है। हाँ, यहाँ जो रेनफॉल या स्नोफॉल होते हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब लद्दाख की तरफ चलते हैं। पहाड़ी इलाका है, कोल्ड रीजन है, वेरी ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है सर। एक्सट्रीम बहुत गर्मी यहाँ पर देखने को मिलती हैं, कोल्ड भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ड्राइनेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, हवा में मॉइस्चर कम रहता है, रेनफॉल बहुत कम है, प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर वेजिटेशन कवर बहुत कम देखने को मिलता है, वहाँ की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के उसको असर देखने को मिलता है, ठीक है सर। समर जो है वो बहुत छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, और उनमें जो गर्मी होती है वो बहुत ऑप्रेसिव होती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर आपने देखा ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम लद्दाख जाते हैं समर्स में, तो वहाँ पर वो जो गर्मी होती है वो चुभने वाली होती हैं, बहुत बहुत चुभने वाली होती हैं। और विंटर्स जो होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं, बड़े लंबे रहते हैं, एंड दे आर वेरी एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज़्यादा सर्दी भी हमें वहाँ पर महसूस करनी पड़ती है। अगर हम ड्रेनेज की बात करें, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अगर हम बात करें, यहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ के जो रिवर्स हैं वो भी बड़े मशहूर हैं, और उनका एक अच्छा खासा रोल बनता है हमारी इकोनॉमीज़ में। इंपॉर्टेंट रिवर्स दुनिया के वो भी इसमें से चलते हैं। इसमें हमारा रिवर इंदस आता है, ठीक है सर, ये भी इस इलाके से चलता है। अगर हम कश्मीर की बात करें, यहाँ पर जो मेजर रिवर हैं दैट इज़ झेलम, ठीक है सर। और इसके अलावा किशन गंगा जो इधर गुरेज साइड में है वो भी एक इंपॉर्टेंट रिवर है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी हैं। अगर मैं नाम ले लूँ यहाँ पर, रोमशी, दूध गंगा, सुखनाग, लिदर है, ठीक है सर, सिंध नाला है, मधुमती है, इसके बाद पोरू भी एक रिवर है जो ट्रिब्यूटरी है रिवर झेलम की। तो ये कुछ रिवर्स हैं, ये ट्रिब्यूटरीज हैं जो अल्टीमेटली झेलम में चली जाती हैं, और झेलम अल्टीमेटली इंदस में चला जाता है। तो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, दीज आर सम इंपॉर्टेंट रिवर्स ड्रेन्ड फ्लो थ्रू द कश्मीर वैली। अगर हम जम्मू की तरफ चले जाते हैं तो ये इलाका भी कुछ दरियाओं से भरा पड़ा हुआ है, चिनाब हैं, रावी हैं, तवी हैं, ठीक है सर। अगर चिनाब की मैं बात करूं, यहाँ पर आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 मेजर स्ट्रीम्स, चंद्रा एंड बागा जो है ये 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स मिलके रिवर चिनाब बनाते हैं, और इनका सोरस दोनों का जो है वो लहूल डिस्ट्रिक्ट जो है, लहूल सिप्ती जो है डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से स्टार्ट होते हैं, और अल्टीमेटली इनका फ्लो टुवर्ड्स द जम्मू एंड कश्मीर है, और एंटर होते हैं कश्तवाड़ से, पडर रीजन जो है कश्तवाड़ का, उस इलाके से एंटर होते हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है सर। तो आप चिनाब के बारे में याद रखेंगे, चंद्रा और बागा इसकी मेजर 2 स्ट्रीम्स हैं जो मिल की रिवर चिनाब बनाते हैं, और दोनों का सोर्स समवेयर इन द हिमाचल प्रदेश है। लहूल डिस्ट्रिक्ट सिप्ती जो है पहाड़ी रीजन है, वहाँ से इसकी शुरुआत हो जाती है, ठीक है बस। इसके बाद अगर हम लद्दाख की तरफ चले जाते हैं, मैंने पहले कहा माउंटेनियस रीजन है, ज़्यादा पानी नहीं बनता है, बर्फ़ तो कुछ इलाकों में पड़ते हैं वहाँ पर, लेकिन अक्सर रीजन जो है वो ड्राई रहता है। लेकिन वहाँ पर भी हमें कुछ रिवर्स मिलते हैं। इसमें इंदस सबसे पहले आता है, क्योंकि ऊपर वाला इलाका जो लद्दाख का है वहाँ से इंदस गुजरता है। इसके बाद जन्स्कार रिवर है, सुरू रिवर है, और सयोक रिवर है। दीज आर सम मेजर रिवर्स फ्लो थ्रू द लद्दाख रीजन, ठीक है सर। इसके अलावा पूरी ईस्टर्न लद्दाख में अगर हम देखें, वहाँ पर गिलतित, हुंजा और गोमाल जैसे रिवर्स भी देखने को मिलते हैं। छोटे हैं, इसमें कोई शक नहीं, दीज आर स्मॉलर catchment area, all these rivers are having, but these are the important these rivers are tributaries over there in the Ladakh region. गिल्तिस बाल्टिस्तान एरिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, इनका एक खास रोल वहाँ पर बनता है। अगर हम एक और आस्पेक्ट देखें जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का, वो है इसकी सॉइल टाइप्स। और सॉइल जो है वो बेसिकली क्रस्ट की ऊपर वाली लेयर, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल। ये वेदर रॉक मटेरियल से बनी हुई है, इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट भी होता है, क्योंकि हर एक जगह पे हमें अलग अलग लेयर्स मिलते हैं, और इसमें हॉराइजन रहते हैं, ए हॉराइजन, ओ हॉराइजन, बी हॉराइजन, ठीक है सर। और ओ हॉराइजन
जिस सॉइल प्रोफाइल में हमें देखने को मिलता है ये उन इलाकों में देखने को मिलता है जहाँ पर फॉरेस्ट कवर रहता है, क्योंकि पत्ते वत्ते लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज होने के बाद एक एडिशनल लेयर इस सॉइल प्रोफाइल में बनाते हैं जिसको ओ हॉराइजन बनाते हैं। लेकिन जिन इलाकों में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, पेड़ पौधे अवेलेबल नहीं है, फॉरेस्ट कवर अवेलेबल नहीं, उस सॉइल प्रोफाइल में अगर हम वहाँ का सॉइल प्रोफाइल निकालें तो वहाँ पर हमें कोई ओ हॉराइजन देखने को नहीं मिलता है। बट व्हेन वी लुक एट द एग्रीकल्चरल आस्पेक्ट, अगर हम देखें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए ओ हॉराइजन, क्योंकि इसमें ह्यूमस होता है, वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में हमें बहुत ज़्यादा मदद देता है और हमें क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए कोई एडिशनल जो मैन्योर या एडिशनल जो है फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। तो हमारे पास जो एनवायरमेंटल क्लाइमेटिक कंडीशन वेरी करती हैं तीनों अलग अलग हिस्सों में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, और इसी वजह से वी आर हैविंग वेरीड सॉइल टाइप्स इन ऑल द 3 रीजन्स। कहीं पे हमें एल्यूवियल सॉइल मिलते हैं, कहीं पे हमें ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल मिलती हैं और कहीं पे हमें माउंटेन टाइप ऑफ सॉइल मिलती हैं। जब हम एल्यूवियल सॉइल की बात करें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फर्टाइल सॉइल फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड सेम इज द केस ऑफ यस जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो जम्मू प्लेन्स में हमें ये एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलती हैं। ठीक है सर। पहाड़ों से निकलने वाले जो दरिया होते हैं वो टॉप सॉइल इरोड करके अपने फ्लड प्लेन्स में बिछा देते हैं और उस सॉइल को हम वहाँ पर एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। ये 2 टाइप्स की रहती हैं। हाँ, एक होती है खादर। ठीक है सर। एक सॉइल टाइप एल्यूवियल सॉइल टाइप जिसको हम बोलते हैं खादर, ये न्यू एल्यूवियम होता है। हाल ही में 1-2 साल 3-4 साल पहले जो मटेरियल डिपॉजिट किया होता है फ्लड प्लेन में रिवर ने, वो एल्यूवियल सॉइल है, उसमें कोई शक नहीं। देयर इज नो डाउट इन इट दैट दिस इज एल्यूवियल सॉइल, बट दिस इज खादर इन नेचर, इसको हम खादर कहते हैं। ठीक है सर, न्यूअर एल्यूवियम। लेकिन अब कुछ इलाके ऐसे भी होते हैं फ्लड प्लेन में या फ्लड प्लेन से दूर होते हैं। ठीक है सर। आप ये समझ लो यहाँ से दरिया बह रहा है, ठीक है, यहाँ तक अब जब भी सैलाब आता है इस इलाके तक जो है दरिया का पानी चला जाता है, तो इसमें पाए जाने वाली जो है जो एल्यूवियल सॉइल होगी वो खादर टाइप की होगी। ठीक है सर, खादर टाइप की होगी। अब हजारों साल पहले जब कभी ये दरिया यहाँ तक जाता था, इधर तक इस इलाके तक जाता था, यहाँ तक जाता था, तो उस टाइम यहाँ तक सैलाब का पानी चला जाता था, तो इस पूरे इलाके में हमें एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलती थी। अब चूंकि ये इतने ही इलाके में जाता है, तो इसमें जो पीछे रह गई जो सॉइल है, एल्यूवियल सॉइल है, अब ये बहुत पुरानी हो गई हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, भांगर, और इसका जोग्राफिकल नाम है ओल्डर एल्यूवियम। इसको ओल्ड एल्यूवियम कहा जाता है। वो एल्यूवियल सॉइल जहाँ पर कभी दरिया का पानी जाता था और डिपॉजिट करता था, अब वहाँ पर अपना ये सैलाब का पानी नहीं जाता है, इस वाले ओल्डर एल्यूवियम, इसको ओल्डर एल्यूवियम कहा जाता है, इसको बांगर कहा जाता है। लेकिन नई जो सॉइल डिपॉजिट की हुई होती हैं उसको हम खादर कहते हैं। ठीक है सर। इसके बाद दूसरा सॉइल टाइप जो हमारे पास है उसको हम करेवा सॉइल बोलते हैं। हमारे वुडर्स जो उनको हम देखते हैं कश्मीर वैली में, ये लैकोस्टिन डिपॉजिट्स हैं, जो मैंने पहले वीडियो में कहा है कि यहाँ पर समुंदर था, समुंदर के नीचे जो मटेरियल था, सेडिमेंट्स थे, वो ऊपर आ गए धीरे धीरे करके। ठीक है, माउंटेन्स बने, लेकिन ये वाला मटेरियल करेवाज की शक्ल ले लेता है और इन करेवाज में जो सॉइल है इसको हम करेवा सॉइल कहते हैं। और ये लैकोस्टिन डिपॉजिट्स हैं, फ्लैट टॉप्ड माउंट्स हैं, इसके अलावा एलिवेटेड प्लेट्स भी इनको कहा जाता है, टेबल लैंड्स भी इनको कहा जाता है। एंड एज फार एज द सॉइल इज कंसर्न, द करेवा सॉइल इज कंसर्न, इट इज फाउंड इन द कश्मीर वैली, जिसको हम देखते भी हैं, आल्सो फाउंड इन द कश्तवाड़, भद्रवा एंड सम पार्ट्स ऑफ द जम्मू डिवीजन। ये बहुत ही फर्टाइल रहती हैं। अगर इसको प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, वो कैन कल्टिवेट नंबर ऑफ क्रॉप्स इन दीज करेवास। ठीक है सर। ये प्रोडक्टिव रहती हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए बढ़िया रहती हैं। अगर हम देखें आलमंड, एप्पल और सैफरन, दीज आर द थ्री मेजर क्रॉप्स विच कैन ग्रो in a large quantity in these Karewa soil, in this very Karewa soil, if irrigation facility is provided. लेकिन इसके बाद हम आगे चले जाते हैं लद्दाख रीजन में। चूंकि हमने पहले ही कहा वहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है, कोल्ड डेजर्ट है, वहाँ पर सॉइल प्रोफाइल जो है वो उतना अच्छा नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर सॉइल बन ही नहीं पाते हैं। क्योंकि सॉइल फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, जब सॉइल बनती है वेदरिंग वगैरह होने के साथ साथ उसमें पानी का होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके सॉइल बन जाती है। लेकिन लद्दाख रीजन में पानी बहुत कम होता है, इस वजह से वहाँ पर हमें वेदर्ड रॉक मटेरियल बहुत मिलता है, लेकिन सॉइल कम मिलती है। ठीक है सर। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर एलेवल ट्रैक्स हमें देखने को मिलते हैं, जो वहाँ पर सूरू वैली या इंदस वैली या बाग इंदस रीजन है, वहाँ पर रिवर इंदस है, उसके फ्लड प्लेन्स में हमें एलुवियल सॉइल देखने को मिलती हैं। लेकिन अक्सर रीजन जो है वो माउंटेन सॉइल से भरा पड़ा हुआ है, क्योंकि ये पूरा का पूरा रीजन
जो है इन पहाड़ों से भरा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमें अक्सर रीजन्स में माउंटेन टाइप ऑफ सॉइल देखने को मिलती हैं। एलुवियल सॉइल हमें कहीं कहीं पे हमें देखने को मिलती है। सो दिस वाज समथिंग अबाउट द लेसन द ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आई सजेस्ट यू गो थ्रू द बुक एंड फाइंड आउट more important points which is there in the book and remember what I discussed with you। तो इससे क्या होगा कि आप मेरी बातें और किताब की बातें दोनों को मिला के अपने जहन को बढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। और इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीबडी इन द होल वर्ल्ड with certain exceptions to remember the points at once। एक बार किसी भी चीज़ को याद रखना बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि आपने कितनी बातें मुझसे सुनी और उनमें से कितनी आपको याद रही, थोड़ी सी ही रही होंगी, लेकिन अगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे किताब को तो आपको आसानी से जो है इन बातों को रिमेंबर करना आसान हो जाएगा। तो बाकी वस्सलाम, अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।